विद्यार्थियों नमस्कार। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र ऐतिहासिक अध्ययन की श्रृंखला में मैं आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, इससे पहले की कक्षा में मैंने आपसे बात की थी मराठा राजनीति के महान सेनानायक और मराठा साम्राज्य की वो तलवार जिसने कि पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद पेशवाशाही के डगमगाते कदमों को एक मजबूत सहारा प्रदान किया, अर्थात महाजी सिंधिया के बारे में चर्चा की थी। आइए विद्यार्थियों, आज मैं आपसे बात करता हूँ मराठा साम्राज्य और मराठा राजनीति के एक दूसरे महत्वपूर्ण पात्र नाना फडणवीस के बारे में, जो हालांकि सैनिक योग्यता के मामले में महाजी का मुकाबला नहीं करता था, लेकिन कूटनीति और उस वक्त की शासन नीति के सिद्धांतों में जिस व्यक्ति का कोई मुकाबला नहीं था वह व्यक्ति था नाना फडणवीस। विद्यार्थियों, नाना फडणवीस का पूरा नाम था बालाजी जनार्दन। उसका खुद का नाम था बालाजी और उसके पिता का नाम था जनार्दन। उस वक्त की मराठी परंपरा के मुताबिक उसको उसके पूरे नाम बालाजी जनार्दन के नाम से संबोधित किया जाता था। 1742 में नाना फडणवीस पैदा हुआ। विद्यार्थियों, नाना फडणवीस के बारे में जब भी हम बात करते या उसका मूल्यांकन करने की कोशिश करते तो हम ये कहते कि इस बात में कोई भी संदेह नहीं कि कूटनीति में नाना फडणवीस का कोई मुकाबला नहीं था और उसने मराठा साम्राज्य को उस दौर के अंदर संभाला जब मराठा साम्राज्य में काफ़ी अव्यवस्था फैल गई थी। विद्यार्थियों, मराठा राजनीति में हम वो एक ऐसा दौर देखते हैं पानीपत की तीसरी जंग के बाद, जब ये अब हम देखते हैं कि पेशवा शाही की गद्दी हासिल करने के लिए राघोबा इस हद तक नीचे गिर गया था कि उसने पेशवा नारायण राव की हत्या करा दी थी। तो नारायण राव की हत्या करने के बाद मराठा साम्राज्य में जो अव्यवस्था फैली, उस दौर के अंदर यदि मराठा साम्राज्य को बखूबी संभालने का काम किसी व्यक्ति ने किया तो वो नाना फडणवीस था। तो विद्यार्थियों, नाना फडणवीस के जीवन के विविध पक्षों को हम ये जानने की कोशिश करेंगे और हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि नाना फडणवीस के अंदर कौन कौन सी खूबियाँ थी, कौन कौन सी कमियाँ थी। यह हम नाना के जीवन के विविध पक्षों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की कोशिश करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यदि अगर नाना के किरदार में कुछ कमियां नहीं होती तो नाना और महाजी सिंधिया मिलकर मराठा साम्राज्य को किन बुलंदियों तक ले जाते। तो आइए विद्यार्थियों में इस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। नाना फडणवीस के बारे में इतिहासकार हर्डीकर ने लिखा है कि नाना ने लगभग 50 साल तक मराठा साम्राज्य को सेवाएं दी और इस दौर में नाना की भूमिका की तुलना एक ऐसे विशाल वट वृक्ष से की जा सकती है जिसके नीचे बैठकर व्यक्ति सुख प्राप्त कर सकता है, शांति प्राप्त कर सकता है, विश्राम प्राप्त कर सकता है, निद्रा ले सकता है। लेकिन यह इस प्रकार का इतना विशाल और घना वट वृक्ष था कि जिसकी छांव के नीचे कोई दूसरा वृक्ष और पनप नहीं सकता था। तो कहने का मतलब ये है कि नाना फडणवीस ने पूरे जीवन पर्यंत यही प्रयत्न किया कि उनका कोई मुकाबला नहीं कर पाए या नाना के प्रभाव को कोई कम नहीं कर पाए। फडणवीस नाना की उपाधि थी। फडणवीस वो व्यक्ति होता था जो कि पेशवा के आय व्यय और वित्तीय हिसाब किताब का ध्यान रखता था। मराठा राजनीति में नाना की महत्वपूर्ण भूमिका उस समय उभर कर सामने आती है जबकि राघोबा सत्ता पाने के लिए नारायण राव की हत्या कर देता है और नारायण राव की हत्या के बाद मराठा साम्राज्य में एक अव्यवस्था फैलती है और साथ ही साथ राघोबा अर्थात रघुनाथ राव के खिलाफ एक गुस्से का माहौल पैदा होता है, घृणा का माहौल पैदा होता है। तो ऐसी स्थिति में पेशवाशाही को संभालने का काम एक समिति करती है जिसके अंदर मोरोपंत बापू, सखाराम बापू, नारायण राव की विधवा गंगाबाई और कुछ सहायक सदस्यों के रूप में और भी लोग थे और इनमें नाना फडणवीस भी था। नाना फडणवीस ने धीरे धीरे अपने प्रभाव को बढ़ाने का निश्चय किया और जब नारायण राव की विधवा गंगाबाई के जो पुत्र पैदा हुआ, जो आगे चलकर पेशवा माधवराव द्वितीय के नाम से जाना गया, तो नाना फडणवीस ने कोशिश ये की थी कि पेशवा माधवराव द्वितीय को अपने प्रभाव में किया जाए और दूसरा धीरे धीरे करके उसने 12 भाई परिषद के सदस्यों के प्रभाव में कमी करना चालू कर दिया और एक प्रकार से वह खुद 12 भाई परिषद का सर्वेसर्वा बन गया।
नाना शरीर से दुबला पतला था और शारीरिक दृष्टि से कमज़ोर था। उसमें सैन्य संचालन की योग्यता नहीं थी, इसलिए नाना को कभी भी सैन्य अभियानों में नहीं भेजा जाता था। यही कारण था कि नाना को सैन्य सरदारों पे हमेशा डाउट होता था और उसको ये लगता था कि सैन्य सरदार अपनी सैनिक ताकत के बूते पर पेशवाशाही पर नियंत्रण कायम नहीं कर ले और उसके प्रभाव को कम नहीं करते, और इसीलिए उसने पूरे जीवन पर्यंत सिंधिया को काफ़ी संदेह की दृष्टि से देखा। यद्यपि महाजी सिंधिया ने काफ़ी हद तक और बार बार नाना फडणवीस के संदेह को दूर करने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा करने में कामयाब नहीं हुआ। और इवन हम यहाँ तक देखते हैं कि जब पेशवा, नया पेशवा गंगाबाई का बेटा पेशवा माधवराव, उसके दौर में कुछ मराठा सरदारों ने रघुनाथ राव से कुछ बातचीत करने की कोशिश की, तो ये चीज़ भी नाना फडणवीस को पसंद नहीं आई और उसने रघुनाथ राव पर हमला किया थाने पर, और वहाँ से रघुनाथ राव या राघोबा भागकर अंग्रेजों की शरण में चला गया। और यही से ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 1775 से 1782 तक चला था, इसकी शुरुआत हुई। इस युद्ध में अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए नाना फडणवीस ने एक शक्तिशाली संघ का निर्माण किया। विद्यार्थियों, इस संघ में हैदराबाद का निजाम शामिल था और इसके अलावा मैसूर की सत्ता शामिल थी, जिसमें हैदर अली, और 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान। लेकिन अंग्रेजों ने बड़ी बखूबी, बड़ी कुशलता के साथ इस संघ में फूट डलवा दी और इस संघ के एक महत्वपूर्ण सदस्य निजाम को उन्होंने उस संघ से अलग करा दिया। लेकिन इसके बावजूद मराठों ने युद्ध जारी रखा और इस युद्ध का एक महत्वपूर्ण स्टेप सालबाई की संधि थी। इस सालबाई की संधि को संपन्न करवाने में पेशवा अपने सिंधिया सरदार महाजी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। और इस संधि को संपादित करवाते वक्त अंग्रेजों ने महाजी से ये वचन लिया कि सालबाई की संधि को करवाने की जिम्मेदारी और उसको लागू करने की जिम्मेदारी महाजी सिंधिया की होगी। और इसके बदले में कुछ ऐसा भी संकेत मिलते ये कहा गया है कि इसके बदले में महाजी ने अंग्रेजों से ये वचन ले लिया कि सालबाई की संधि हो जाएगी और अंग्रेजी सम्मान की रक्षा भी की जाएगी, लेकिन इसके बाद अंग्रेजों को ये वचन देना पड़ेगा कि वो मराठों के उत्तर भारतीय अभियानों में और महाजी सिंधिया के उत्तर भारतीय सैनिक गतिविधियों में वह किसी प्रकार की बाधा और व्यवधान को पैदा करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इसके बाद ये 1782 की सालबाई की संधि संपन्न हुई और इस संधि के द्वारा रघुनाथ राव को मराठा राजनीति से अलग कर दिया। चूँकि इस संधि को संपन्न करने में, इस संधि को संपादित करवाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान महाजी सिंधिया का रहा और इससे महाजी सिंधिया की प्रतिष्ठा बढ़ी। तो नाना को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई और नाना को लगा कि महाजी सिंधिया का कद काफ़ी हद तक बढ़ रहा है। तो इसके बाद महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस के अंदर जो दरार पैदा हुई, जो मनोमालिन्य पैदा हुआ, वह जीवन पर्यंत चलता रहा। और उन दोनों के बीच का यह मनोमालिन्य, जिसके लिए तनाव, जिसके लिए सबसे जिम्मेदार नाना फडणवीस खुद था, तो यह तनाव दोनों के बीच में, यह मतों का अंतर मराठा साम्राज्य के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हुआ। और आगे हम ये भी देखते हैं कि चूंकि नाना फडणवीस सभी को संदेह की दृष्टि से देखता था, तो उसकी कोशिश यह थी कि किसी न किसी प्रकार से पूना के अंदर, पेशवाशाही के अंदर और पेशवा के ऊपर अपना प्रभाव जमा कर रखा जाए। तो उसने पेशवा माधवराव पर अपना प्रभाव जमाने का निश्चय किया और वो पेशवा को, नाबालिग पेशवा को पूरी तरीके से उसने अपने संरक्षण के अंदर रखा। उसकी शिक्षा दीक्षा का जिम्मा सब उसने खुद रखा और कहते कि उससे ये कोशिश की कि पेशवा में इतनी योग्यता, माधवराव में इतनी योग्यता विकसित नहीं हो पाई कि वह मराठा साम्राज्य का संचालन खुद करने लगे, क्योंकि यदि पेशवा ने मराठा साम्राज्य का संचालन खुद करना चालू किया तो ऐसी स्थिति में नाना फडणवीस को कौन पूछेगा। तो पूरी तरीके से पेशवा उसके नियंत्रण में था। तो यह स्थिति एक प्रकार से मराठा साम्राज्य के लिए काफ़ी घातक साबित हुई। नाना फडणवीस, इसमें कोई डाउट नहीं कि मराठा साम्राज्य का दिमाग था, लेकिन वह दिमाग संदेह की प्रवृत्ति के कारण एक ऐसे डायरेक्शन में चला गया जो कि
मराठों के लिए काफ़ी घातक साबित हुआ। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि महाजी खुद अपने नाना फडणवीस खुद एक सेना नायक नहीं था, तो चूंकि सेना नायक नहीं था तो इसलिए वो हमेशा संदेह की दृष्टि से सबको देखता था। तो विद्यार्थियों, मैंने अभी आपसे बात की है नाना फडणवीस पार्ट फर्स्ट के बारे में, और आगे चलकर मैं नाना फडणवीस और उसके जीवन से जुड़ी हुई गतिविधियाँ जो मराठा साम्राज्य से संबंधित थी उनके बारे में आपको जानने की कोशिश करूंगा, और ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से पेशवा माधवराव के साथ और उसके बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ उसके किस प्रकार के संबंध रहे, इन सब बातों को मैं काफ़ी गहराई से बताऊंगा। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि नाना फडणवीस के चरित्र का और जीवन का जब भी मूल्यांकन किया जाएगा तो ये बताएंगे कि नाना को क्रोध काफ़ी आता था और नाना शक्की व्यक्ति था, संदेहशील व्यक्ति था, और वह आसानी से किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता था। तो इन सभी बातों के बारे में गहराई से पार्ट 2 के अंदर चर्चा की जाएगी। तब तक स्वस्थ रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय भारत, जय हिंद।